हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की जो क्लास रहेगी इस क्लास में हम लोग 23 से लेकर 28 जनवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द 5 मेंबर स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी formed by the RBI on 20th of January 2025 to evaluate applications for universal banks and small finance bank। ठीक है, यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए आरबीआई द्वारा 20 जनवरी 2025 को गठित 5 सदस्यीय स्थायी बाहरी सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है ना। कुल मिला के आरबीआई ने एक 5 सदस्यीय स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है और ये कमेटी जो है यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो भी एप्लीकेशंस आएंगी उनको इवेल्युएट करेगी। तो ये जो 5 मेंबर्स की कमेटी है इसका हेड किसको बनाया गया है, इस कमेटी को चेयर कौन कर रहा है, वो इसमें पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा महेश कुमार जैन, ऑप्शन नंबर सी। महेश कुमार जैन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, महेश कुमार जैन की हम अगर बात करें तो ये आरबीआई के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर हैं, इन्हीं को इस कमेटी का हेड बनाया गया है। और ये जो कमेटी है इसका कार्यकाल 3 इयर्स का है, 3 साल के लिए ये कमेटी है। ठीक, और क्योंकि ये 5 सदस्यीय कमेटी है तो एक तो मेंबर यहीं पर है, ऑप्शन में ही आपको दे दिया गया है। बाकी की 4 मेंबर कौन कौन से हैं उनका भी नाम हम लोग जान लेते हैं। तो रेवंती अय्यर जी जो हैं पहली मेंबर, और ये कौन है, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द आरबीआई, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की ये डायरेक्टर हैं। दूसरा मेंबर कौन है, दूसरा मेंबर है हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर, हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर। ठीक, ये कौन है, ये एसबीआई के फॉर्मर एमडी हैं, एसबीआई के फॉर्मर एमडी एंड पीएफआरडीए के चेयरपर्सन है फॉर्मर। ठीक, तीसरा मेंबर कौन है, तीसरा मेंबर जो है वो पार्वती वी सुंदरम, पार्वती वी सुंदरम, ये तीसरे मेंबर हैं इसके। और ये कौन है, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। चौथे मेंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो चौथा मेंबर जो है वो है के एस कन्नन। ठीक है ना, के एस कन्नन जी हैं जो हैं वो इसके चौथे मेंबर हैं। और ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के फॉर्मर एमडी एंड सीईओ हैं, किसके, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के फॉर्मर एमडी एंड सीईओ हैं। तो ये 4 मेंबर ये हो गए, रेवंती अय्यर, हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर, पार्वती वी सुंदरम और के एस कन्नन, ये 4, और 5वें ये महेश कुमार जैन। टोटल 5 मेंबर हैं और महेश कुमार जैन जी जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं, इसको चेयर, इस कमेटी के हेड हैं। ठीक है, आरबीआई ने देखो क्या हुआ है ना कि लाइसेंसिंग गाइडलाइन के तहत आरबीआई क्या करेगी कि जो आरबीआई की लाइसेंसिंग गाइडलाइन है उसके तहत में आरबीआई पहले यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एप्लीकेशंस आएंगे उसको एसेस करेगा, पहले आरबीआई एसेस करेगा, उसके बाद में इस कमेटी के पास में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, फिर ये कमेटी जो है वो उस एप्लीकेशन को इवेल्युएट करेगी। ठीक, और एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखो जो जरूरी है कि ये कमेटी उन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस को, उन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एप्लीकेशंस को रिव्यू नहीं करेगी जो ऑलरेडी यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखे हैं या फिर अप्लाई करने के लिए थोड़े बहुत इनिशिएटिव ले रखे हैं आरबीआई के साथ में। ठीक है ना, क्योंकि अगर अप्लाई कर रखे हैं या फिर आरबीआई के साथ में थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन उनका स्टार्ट हो चुका है तो इनकी सबकी एलिजिबिलिटी जो है ऑलरेडी आरबीआई के द्वारा एसेस की जा चुकी है। तो ऐसे यूनिवर्सल बैंक का और स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है वो एप्लीकेशन रिव्यू नहीं किया जाएगा इस कमेटी के द्वारा। ठीक, बाकी का तो करेगी ही। ठीक है, और एप्लीकेबिलिटी की अगर हम लोग बात, अच्छा ये एक चीज़ और ये जान लेते हैं कि भी कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है अंडर रिव्यू में है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए जो है वो फिनो पेमेंट बैंक और वीएफएस कैपिटल। ठीक है ना, ये दो ऐसे हैं, फिनो पेमेंट बैंक और वीएफएस कैपिटल, इनका जो है वो पेंडिंग में है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए इन्होंने अप्लाई कर रखा है। और यूनिवर्सल बैंक के लिए अगर हम लोग बात करें तो अन्नपूर्णा फाइनेंशियल लिमिटेड और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है ना, अन्नपूर्णा फाइनेंस लिमिटेड और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक,
ये दो जो हैं इन्होंने यूनिवर्सल स्मॉल बैंक के लिए अपना एप्लीकेशन दे रखा है। तो ये दो ये एप्लीकेशंस हैं जो अंडर रिव्यू हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ठीक है पढ़ ले रहे हैं हम लोग। इसके साथ साथ में कुछ एक चीज़ें और हम लोग जानते हैं। इसको अगर आप लोग नोट डाउन करते होगे तो कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें और हम लोग जानते हैं कि पहली स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, ठीक है ना, पहली स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी जो है वो मार्च 2021, कब, मार्च 2021 में बनाई गई थी श्यामला गोपीनाथ, ठीक है, श्यामला गोपीनाथ जी की अध्यक्षता में, और इसका भी कार्यकाल 3 साल के लिए था, ठीक। अब इसके बाद में ये दूसरी बनाई गई है, ठीक है, ये ध्यान रखना, और इसका भी कार्यकाल 3 साल के लिए ही रहेगा। श्यामला गोपीनाथ को आप लोग जानते होंगे, ये फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ ये जानो, एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, वो भी थोड़ा सा ज़रूरी बनता है, ठीक है। देखो, एनबीएफसीज, लोकल एरिया बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, वे सभी एनबीएफसीज, लोकल एरिया बैंक्स या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जिनके पास में 200 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल है, 200 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 10 इयर्स का सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है। तीसरा पॉइंट, इंडियन रेजिडेंट के द्वारा ये ओन्ड की जा रही हैं। चौथा पॉइंट, कि जो इनके प्रमोटर हैं, ठीक है, इनके किसके, एनबीएफसीज के, लोकल एरिया बैंक के और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के, इनके जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में एटलीस्ट 10 इयर्स का बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस है, ठीक। ये एलिजिबिलिटी अगर रखते हैं वे सभी एनबीएफसीज, लोकल एरिया बैंक और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जो ये चार के चारों एलिजिबिलिटी रखते हैं, वही लोग जो हैं वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्जन के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, याद रख लेना, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है और वो यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्जन करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, पहली एलिजिबिलिटी ये है कि जो प्रीवियस क्वार्टर होगा, ठीक है ना, प्रीवियस क्वार्टर के एंड की जो ऑडिट होगी उस ऑडिट के हिसाब से स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास में मिनिमम नेटवर्थ अगर 1000 करोड़ रुपए की है तब वो यूनिवर्सल बैंक के लिए एलिजिबल हो जाएगा, पहला क्राइटेरिया एप्लीकेशन के लिए। दूसरा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास में शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस होना चाहिए और कम से कम 5 सालों का शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस होना चाहिए और कम से कम 5 सालों का स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम करने का वो परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक। तीसरा ये हो जाएगा कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए प्रिस्क्राइब्ड रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है CRAR 15% का, ये मेंटेन होना चाहिए, ठीक। चौथा पॉइंट ये है कि जो GNPA है, ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट्स, वो 3% से लेस देन या फिर उसके बराबर होना चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या है कि जो नेट NPA है, NNPA, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो 1% से कम या इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये दो चीजें जो बताई गई हैं कि GNNPA 3% से कम या इसके बराबर, NNPA नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 1% से कम या इसके बराबर, ये कम से कम पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में मेंटेन होना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में मेंटेन होना चाहिए, ठीक। इसके साथ साथ में ये 5 एलिजिबिलिटी बताई गई। छठी एलिजिबिलिटी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो छठी एलिजिबिलिटी ये है कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका शेयर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए, ठीक है ना। इतनी सारी एलिजिबिलिटी अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक फुलफिल करता है तब वो यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक। तो ये चीजें याद कर लेना। ये जितने भी पॉइंट्स बताए गए, 10 इयर्स 200 करोड़ की पेड अप कैपिटल, 1000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ, 5 साल का एक्सपीरियंस, CRAR 15% का मेंटेन, ये जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं यहाँ सबसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसको नोट डाउन वगैरह अगर आप लोग करना होगा तो इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस पूरे के पूरे हैं, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन का तो आंसर पहले ही बता दिया, लेकिन ये कुछ एक एडिशनल पॉइंट्स थे जो आप लोगों को जानना जरूरी था, ठीक। तो महेश कुमार जैन इस कमेटी के हेड हैं,
और ये कुछ एक एडिशनल चीज़ें आप लोगों को बताई गई, ये भी आप लोग याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी जरूरी बनता है। आगे बढ़ते हैं और देखो इसमें क्या बोला गया है। व्हिच टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पार्टनर्ड विद बजाज फाइनेंस इन जनवरी 2025 टू डेवलप वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। किस दूरसंचार सेवा प्रदाता ने वित्तीय सेवाओं के लिए भारत के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म में से एक को विकसित करने के लिए जनवरी 2025 में बजाज फाइनेंस के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है भारती एयरटेल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए भारती एयरटेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारती एयरटेल ने और बजाज फाइनेंस ने जनवरी 2025 में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए डेवलप किया जा सके। ठीक है ना, इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए इन दोनों ने पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि फाइनेंशियल सर्विसेज को आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, इसके तहत में होगा क्या कि जो ये बजाज फाइनेंस है, इस बजाज फाइनेंस के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उसको एयरटेल के 375 मिलियन यूजर बेस को, ठीक है ना, 375 मिलियन यूजर बेस को ऑफर किया जाएगा। एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए इनिशियली इन प्रोडक्ट्स को ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक, बस इतना ही इसमें याद रखना है। व्हिच इंडियन स्टेट इनॉग्रेटेड द गिफ्ट इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट एंड द गिफ्ट इंटरनेशनल फिनटेक इनोवेशन हब इन द जनवरी 2025? किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2025 में गिफ्ट इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट्स और गिफ्ट इंटरनेशनल फिनटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? ठीक है ना, तो गिफ्ट गुजरात में ही है, गांधीनगर में ही है, तो इसका उत्तर तो गुजरात ही हो जाना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गुजरात के सीएम जो भूपेंद्र पटेल जी हैं, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी ने गिफ्ट आईएफएससी गांधीनगर गुजरात में इन दोनों इंस्टीट्यूट्स का उद्घाटन किया है। किसका किसका? गिफ्ट इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट और दूसरा है गिफ्ट इंटरनेशनल फिनटेक इनोवेशन हब, इन दोनों का उद्घाटन किया हुआ। ठीक, ये दोनों इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सपोर्टेड है और इनका उद्देश्य जो है वो फिनटेक सेक्टर को डेवलप करना है। ठीक है, पहला अगर हम लोग बात करें किसकी, गिफ्ट आईएफआई की, ठीक ना, पहली अगर हम लोग बात करें गिफ्ट आईएफआई की यानी कि गिफ्ट इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट की, तो इसको जो है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, आईआईटी गांधीनगर, ठीक है, आईआईटी गांधीनगर और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ एक सेकंड क्या हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है ना, इनके कोलेब्रेशन में सेटअप किया गया है। ठीक है ना, तो ये जो गिफ्ट आईएफआई है इसको अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, आईआईटी गांधीनगर और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के कोलेब्रेशन के साथ में सेटअप किया गया है और ये जो है ये फिनटेक सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और फाउंडेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स को ऑफर करेगा। जबकि ये दूसरा वाला जो है गिफ्ट इंटरनेशनल फिनटेक इनोवेशन हब, ठीक है, ये जो दूसरा वाला है क्या है, गिफ्ट IFIH फिनटेक इनोवेशन हब, जो ये है ये फिनटेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा एक्सीलरेटर प्रोग्राम्स के जरिए और इंक्यूबेटर्स के जरिए ये फिनटेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा। कुल मिलाकर स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाएगा इसके तहत में। और पहले बैच में इंडिया और पहला जो बैच होगा उसमें 10 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना, और वो इंडिया, सिंगापुर, यूएसए और यूएई के ही स्टार्टअप्स होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया, व्हिच क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कंपनी रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई टू ऑपरेट एज ए पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर? ठीक है, किस क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिली हुई है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और इसका जो हो जाएगा स्काईडू टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन नंबर बी। बस इतना ही पढ़ेंगे। बेंगलुरु बेस्ड ये कंपनी है और बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि लाइसेंसिंग वगैरह बहुत ज़्यादा मिलती ही रहती है, तो लाइसेंस से क्वेश्चन वगैरह कम ही बनेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग कर रहे हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ज्यूरिक कोटेक जनरल इंश्योरेंस इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में ज्यूरिक कोटेक जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सही उत्तर अशोक कुमार अग्रवाल। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आलोक कुमार अग्रवाल, सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा आलोक कुमार अग्रवाल। ठीक, तो ये चीज आप लोग याद रखना, आलोक कुमार अग्रवाल जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
आलोक कुमार अग्रवाल, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इन्होंने सक्सीड किसको किया है? सुरेश अग्रवाल को। इन्होंने सक्सीड किसको किया है? सुरेश अग्रवाल को। और इनका जो कार्यकाल है आलोक कुमार अग्रवाल जी का 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गया है। तो ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक। आलोक कुमार अग्रवाल इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। विच कंपनी पार्टनर विद पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस टू ऑफर ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस टू होम लोन कस्टमर्स? किस कंपनी ने होम लोन ग्राहकों को ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस देने के लिए पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के साथ में साझेदारी की है? क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ट्रू होम फाइनेंस, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा ट्रू होम फाइनेंस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बस इतना ही करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। पीएनबी मेटलाइफ ने ट्रू होम फाइनेंस के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस ऑफर किया जा सके जो भी होम लोन के कस्टमर्स हैं। एक चीज़ आप लोग ये बताओ कि ये जो ट्रू होम फाइनेंस है इसका पुराना नाम क्या है? पिछली क्लासेस में भी आप लोगों को पढ़ाया गया था कि किसी एक कंपनी की रिब्रांडिंग की गई थी। और रिब्रांडिंग क्यों की गई थी? क्योंकि किसी ने उसका शेयर वेयर खरीद लिया था, ठीक है ना, अधिग्रहण कर लिया था। तो अधिग्रहण करने के बाद में इसका नाम बदलकर ट्रू होम फाइनेंस कर दिया गया था। तो पुराना नाम इसका क्या है ये आप लोग बता दो। अगर ये आ रहा है पुराना नाम अभी यहाँ पे रिकॉल कर पा रहे हो तब तो ठीक है, सही तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो। नहीं तो फिर कथा के तरीके से सुन रहे हो और आप लोग जा रहे हो, कोई बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट एग्जाम में नहीं मिलने वाला है अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो। विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग दी सुकन्या समृद्धि योजना? सुकन्या समृद्धि योजना के संचालन के लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। सही उत्तर इसका हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब ये क्वेश्चन क्यों फ्रेम किया गया? ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया गया कि ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसके अभी 10 साल कंप्लीट हुए हैं। तो 10 साल जब कंप्लीट होते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ डेटा वगैरह रिलीज किया जाता है। फिर उस टाइम पर मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है अगर वो अपने 5 साल 10 साल पूरे कर रही है उस टाइम पर कुछ डेटा रिलीज किए जाते हैं तो वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से की जा सकती है। तो मैंने इस तरीके से फ्रेम कर दिया है कि इस जो योजना है इसका संचालन कौन सा सरकारी विभाग करता है, तो ये भी पूछा जाता है। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना का संचालन करता है। थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। पूरे डिटेल में तो गवर्नमेंट स्कीम के बारे में हम लोग जब पढ़ना होगा पढ़ेंगे, वहाँ पे क्लासेस में दूंगा मैं। लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें यहीं पे जान लेते हैं कि क्या है ये चीज़ें, ठीक है ना। देखो पहली चीज़, अगर सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में हम लोग जाने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको 22 जनवरी 2015, ठीक है ना, 22 जनवरी 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? पानीपत हरियाणा से। पानीपत हरियाणा से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का ही एक पार्ट है और 15 से लॉन्च किया गया था तो 22 जनवरी 2025 को 10 साल इसके हो ही गए, ठीक। इसके तहत में होता क्या है, देखो ये जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है इसके तहत में जो गार्जियंस होते हैं, जो भी पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं, अगर कोई गर्ल चाइल्ड, ठीक ना, लड़की अगर पैदा हो रही है, जन्म ले रही है, तो गर्ल चाइल्ड के पैदा होने की डेट से 10 साल तक की एज तक, ठीक है ना, ये सब याद रखना डेटा। पैदा होने की डेट से 10 साल तक की एज तक उसके नाम से एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके नाम से एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। गर्ल चाइल्ड के लिए मतलब उसके नाम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसमें पैसा वैसा डाल सकते हैं उसकी जरूरतों को आगे इन फ्यूचर पूरा करने के लिए, ठीक है ना। और एक गर्ल चाइल्ड के नाम से मैक्सिमम एक ही अकाउंट ओपन किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी बनेगा, यहाँ नहीं होगा, रिटर्न में नहीं पूछेंगे तो इंटरव्यू में पूछ लेंगे, ठीक। एक गर्ल चाइल्ड के लिए मैक्सिमम एक ही अकाउंट ओपन किया जा सकता है। हालांकि गार्जियन जो होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, वो 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर ट्विंस पैदा हो रही है तो जुड़वा हो रही है तो, ठीक है, उस कंडीशन में, ठीक है ना। 2 बच्चे हो रहे हैं, अब 2 लड़कियां ही हो गई तो दोनों के लिए एक एक खोल सकते हैं अकाउंट। अगर 3 हो रहे हैं तो फिर उस 3 में भी खोल सकते हैं। 3 हो रहे हैं तो खोले तो 2 ही जा सकते हैं। हाँ, ये चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम 2 अकाउंट ही गार्जियन खोल सकते हैं, बच्चे चाहे 3 हो या जो भी हो, ठीक ना। एक लड़की के नाम पे सिंगल एक ही अकाउंट ओपन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बैंक में एक अकाउंट खोल दिया, दूसरे बैंक में दूसरा अकाउंट खोल दिया, नहीं नहीं, सिर्फ एक लड़की के नाम पे एक ही अकाउंट ओपन किया जाएगा किसी भी बैंक में। और मैक्सिमम 2 अकाउंट खोले जा सकते हैं गार्जियन के द्वारा, ठीक है ना। और किसी भी पोस्ट ऑफिस या जो भी अथोराइज्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेज में ये अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं, ठीक है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 250 रुपए का होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, ये चीजें पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 250 रुपए का होना चाहिए, और इसके बाद में फिर 50 के मल्टीपल में आप कितना भी डिपॉजिट कर सकते हो। कितना भी डिपॉजिट नहीं, उसकी भी लिमिट मैं आगे बताऊंगा, लेकिन 50 के मल्टीपल में ही होगा, वो ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। तो मिनिमम अगर पूछा जाएगा तो मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपए का हो सकता है, 50 के मल्टीपल में फिर अकाउंट ओपनिंग डिपॉजिट किया जा सकता है, ठीक है ना। और एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 250 रुपए तो जमा करना ही है, ठीक है ना। एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 250 रुपीज तो जमा करना ही होगा, और प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, ये भी याद कर लो आप लोग, ठीक है। प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही डिपॉजिट किए जा सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत में, खोले गए अकाउंट के तहत में। ये जो भी डेटा बता रहा हूँ ध्यान से सुनते हुए चलना, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, फिर लास्ट में मुंह बनाने वाला सिस्टम मत करना कि भाई नहीं याद हुआ, भूल गया, पढ़ाया नहीं गया था, ये फालतू की चीजें सुनी, इसको सुनो, ठीक। ये चीजें हो गई। इसके बाद अकाउंट ओपनिंग की डेट से मैक्सिमम 15 साल तक डिपॉजिट किया जा सकता है इस स्कीम के तहत में, ये चीज। दूसरी चीज ये कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में पेरेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का टैक्स डिडक्शन भी ले सकते हैं, मतलब टैक्स डिडक्शन का भी बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं अगर उन्होंने सुकन्या समृद्धि के तहत में अकाउंट ओपन किया है तो। इस लाइन को फिर से सुनो आप लोग, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत में पेरेंट्स मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन बेनिफिट ले सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। ये चीज आप लोग याद करें ना। एक चीज आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं कि आप लोग वो बताओ, अगर यूट्यूब पर फ्री क्लासेस में देख रहे हो तो बताओ, और एप्लीकेशन में पेड क्लासेस में देख रहे हो तब भी आप लोग बताओ कि ऐसी कौन सी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, ठीक है ना, जिस पर कि टैक्स डिडक्शन का जो मतलब उसका जो 80C के तहत में बेनिफिट मिलता है वो मिलता है, ठीक। क्या कोई ऐसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है और है जिसमें कि टैक्स डिडक्शन वाला बेनिफिट 80C के तहत में है, मिलता है? अगर मिलता है तो कौन सी वो स्कीम है उसका नाम बता दो, और नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ये पता करना। और मैं पूछ और बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि पिछली क्लासेस में पढ़ाया हूँ, तो थोड़ी बहुत तो मेहनत आप लोगों को करनी होगी ना। ऐसे मुरारी बापू की तरह की कथा के तरीके से सुन के नहीं जाना होगा, कुछ तो हाथ पैर आप लोगों को चलाने होंगे। तो ये चीज आप लोग बताना, ठीक है ना। गर्ल चाइल्ड जब तक 18 साल की नहीं हो जाती, ठीक है ना, गर्ल चाइल्ड जो भी लड़की है वो जब तक 18 साल की नहीं हो जाती, अकाउंट जो है वो गार्जियन के द्वारा ही मैनेज किया जाएगा, ठीक। लड़की जब तक 11 साल की नहीं हो जाती, अकाउंट जो है वो गार्जियन के द्वारा ही मैनेज किया जाएगा। अकाउंट ओपन होने के 21 साल, अकाउंट ओपन होने के 21 साल के बाद में ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, पहला। दूसरा, या फिर लड़की की शादी के टाइम पर इसको हम लोग मतलब मैच्योर मान लिया जाएगा, लेकिन शादी की जो एज होगी वो 18 साल के बाद ही होगी, 18 साल या 18 साल के बाद ही होगी, ठीक है ना। तो ये दोनों मतलब ये दोनों सिचुएशन होगी उस टाइम पर, मतलब पैसे को जो है मतलब इसको मैच्योर हो जाएगा तो यूज किया जा सकता है। तो ये दोनों सिचुएशन आप लोग याद कर लेना, ठीक है। इस पे इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होता है, तो मंथली बेसिस पर लोएस्ट बैलेंस पर जो है इस पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है। लड़की की एज 18 साल हो जाने के बाद या फिर 10वीं क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद, दोनों में से जो पहले होगा उस टाइम पर भी विड्रॉ किया जा सकता है, ये भी एक कंडीशन है इसकी, ठीक है ना। अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है, अकाउंट होल्डर लड़की ही होगी, गर्ल चाइल्ड ही होगी, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में अकाउंट ओपन होने के 5 साल, ठीक है ना, उस केस में अकाउंट ओपन होने के 5 साल बाद प्री मैच्योर क्लोजर भी किया जा सकता है, ये भी पॉइंट इसमें है, ठीक। तो ये 5 इयर्स भी प्री मैच्योर क्लोजर कब किया जा सकता है, तो 5 साल के बाद में। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा तो ढंग से नहीं पढ़े रहोगे तो गलत करके आ जाओगे, ऊपर ऊपर से ऐसे पढ़ लिए रहोगे तो फिर गलत करके आ जाओगे। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है जहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक। ये कुछ एक जरूरी पॉइंट थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थे, उसको मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है कि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ब्रांचेस में काम करते हैं और ऐसे कोई स्कीम्स आती है, मतलब इस स्कीम के तहत में और भी जो काम करते हैं, खासतौर से स्केल 2 और स्केल 3 वालों, ठीक है ना, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत में और क्या क्या गाइडलाइंस हैं और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं स्केल 2 और स्केल 3 वाले, जो आप लोग ब्रांच लेवल पर करते हो, उसको भी ध्यान में रखना, उसको भी पढ़ते रहना। वो जो ऑपरेशन वाला पार्ट है वहां से भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो वो चीज भी आप लोग याद रखना, वो आपको खुद पढ़ना होगा। वो डेटा तो वो चीजें तो मेरे पास में भी नहीं अवेलेबल होंगी, तो वो मैं नहीं करा पाऊंगा, जो चीजें हैं वो मैं करा रहा हूँ, ठीक। तो वो वहां से भी क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखना। मैंने हाईलाइट कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया कि क्या क्या चीजें आप लोगों को करनी है, ठीक है ना। ये चीज हो गई।
बाकी अभी क्या करना है कि कुछ एक और ज़रूरी डेटा समझ लेते हैं कि क्या क्या इससे संबंधित डेटा है, क्योंकि 10 साल कंप्लीट हुआ है तो कुछ ना कुछ डेटा वगैरह तो रिलीज किया ही गया होगा, और इस डेटा से भी क्वेश्चंस बनता है। कई बार गवर्नमेंट स्कीम ना पूछ के उससे रिलेटेड डेटा से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो क्या डेटा है, कैसे क्या चीज़ें हैं, वो भी हम लोग जानते हैं। बात करते हैं नवंबर 2024 की। नवंबर 2024 तक टोटल 4.1 करोड़ सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है वो ओपन किए जा चुके हैं, पहला पॉइंट। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, नवंबर 2024 तक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत में उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा। फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा अकाउंट उत्तर प्रदेश में खोले गए। कितने खोले गए? 45 लाख। तो ये टॉप कंट्रीब्यूटर रहा। सेकंड नंबर पर जो है वो तमिलनाडु रहा। इस तमिलनाडु में टोटल 30 लाख अकाउंट ओपन किए गए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत में। ठीक है ना। थर्ड नंबर पर बिहार रहा। बिहार में कितने किए गए? 22 लाख अकाउंट ओपन किए गए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत में। ठीक, तो ये चीजें याद रख लेना, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। और ये जो डेटा है ये नवंबर 2024 तक का है। समय समय पे ये चीजें बदलती रहती हैं, ये बदलती रहती हैं, तो न्यूज में आएगा तो आगे भी मैं कराता रहूंगा, लेकिन अभी के लिए ये डेटा याद रखो। और ये जरूरी, ये रैंकिंग इसलिए जरूरी हो जाती है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली, क्योंकि लास्ट ईयर स्केल 3 में यहां से एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता आया हुआ था कि एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं याद आ रहा कि कौन सी स्कीम थी और कौन सा, मतलब वो क्या था, उस स्कीम के तहत में कौन सा स्टेट टॉप कंट्रीब्यूटर था। शायद उसका आंसर बिहार था। ठीक है ना, उस टाइम पे इसी तरीके से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन था। तो यहां से भी इस तरीके से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये चीजें भी आप लोग याद रखना। और आंख कान नाक गला मुंह फेफड़ा गुर्दा किडनी सब खोल के चीजों को सुना करो। इससे रिलेटेड कोई न्यूज आर्टिकल आप लोगों के सामने द हिंदू का, इकोनॉमिक्स टाइम्स पे कहीं से मिल जा रहा है तो वो भी पढ़ते रहा करो। हालांकि मैं तो सारी चीजें अवेलेबल करा रहा हूँ, लेकिन और भी सोर्सेज अगर आप लोगों को कहीं से इधर उधर ऑथेंटिक सोर्सेज मिल रहे हैं तो वहां से भी आप लोग पढ़ते रहा करो, वहां से चीजें और थोड़ा सा क्लियरिटी आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइबर इंश्योरेंस सोल्यूशन लॉन्च्ड बाय द टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? ठीक है, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए साइबर बीमा समाधान का नाम क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा साइबर एज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, वन लाइनर ही करेंगे, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी भी नहीं है, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं तो इसको हम लोग जो है कवर कर रहे हैं। Which Mumbai-based NBFC had its certificate of registration cancelled by the RBI due to irregularities in the digital lending operations? डिजिटल ऋण परिचालन में अनियमितताओं के कारण आरबीआई ने मुंबई स्थित किस एनबीएफसी का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। X10 फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। X10 फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ये आरबीआई के द्वारा कैंसिल कर दिया है। क्यों कैंसिल कर दिया गया है, ये रीजन आप लोग याद रखना, क्योंकि लास्ट ईयर रीजन से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। किसी एक बैंक पे, शायद एक्सिस बैंक थी, पेनल्टी लगाई गई थी, और पेनल्टी जो है वो दो रीजन की वजह से लगाई गई थी। तो एक रीजन जो है वो ऑप्शन में, क्वेश्चन में दे दिया गया था, दूसरा रीजन ऑप्शन में दे के पूछ लिया गया था कि दूसरा रीजन कौन सा है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये याद रखना आप लोग। ठीक, तो क्या रीजन है इसका? रीजन क्या है कि डिजिटल लेंडिंग ऑपरेशंस में इररेगुलरिटीज पाई गई, अनियमितता पाई गई है डिजिटल लेंडिंग ऑपरेशंस में। इस वजह से इस पे जो है इसका जो है लाइसेंस जो है वो, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च द शुभ मुहूर्त प्लान डिजाइन टू हेल्प द फैमिलीज प्रिपेयर फाइनेंशियली फॉर वेडिंग्स? ठीक है, किस जीवन बीमा कंपनी ने शुभ मुहूर्त योजना शुरू की जिसे परिवारों को शादियों के लिए वित्तीय रूप से तैयार करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने, टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नाम से एक प्लान लॉन्च किया हुआ। तो ये नाम याद रख लेना, शुभ मुहूर्त किसने लॉन्च किया है? टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस। एग्जाम के लिए बस इतना ही जरूरी है, बाकी चीजें जरूरी नहीं है। ठीक है ना। देखो क्या होता है कि शादियों में बहुत ज्यादा खर्चे वगैरह होते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है। बाकी डीप उप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इससे इतनी चीजों से आपका काम हो जाएगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन सैंक्शनड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू जेके टायर? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जेके टायर को स्वीकृत स्थिरता लिंक्ड ऋण की राशि क्या है, ये इसमें पूछा गया है। 100 मिलियन इज द राइट आंसर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 100 मिलियन जो है इसमें से 10 मिलियन यूएसडी, 30 मिलियन यूएसडी और 70 मिलियन यूएसडी, दो पार्ट में इसको सेग्रीगेट किया गया है। 30 मिलियन जो है डायरेक्टली जेके टायर को दिया जाएगा, ठीक है ना,
और बाकी का जो ये 70 मिलियन है ये कैवेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया जाएगा, कैवेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया जाएगा। और ये जो कैवेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये जेके टायर का ही सब्सिडरी है, बस इतना इसमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। व्हिच कंपनी इंटर्ड इनटू ए कॉर्पोरेट एजेंसी पार्टनरशिप विद कार्स 24 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड टू ऑफर देयर प्रोडक्ट्स। किस कंपनी ने अपने उत्पादों की पेशकश करने के लिए कार्स 24 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ में कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के पास सामने। सही उत्तर हो जाएगा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने कार्स 24 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ में कॉर्पोरेट एजेंसी पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस जो है वो अपने प्रोडक्ट को कार्स 24 फाइनेंशियल सर्विसेज के जरिए जो है मतलब उसको मतलब ऑफर किया जा सके उनको, ठीक है ना। तो इसीलिए ये किया गया है, ठीक। ये कॉर्पोरेट एजेंसी जो है एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, व्हिच कंपनी इंट्रोड्यूस्ड चेकवाइजर, इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट, ठीक ना। किस कंपनी ने भारत का पहला एआई संचालित क्रेडिट कार्ड विशेषक चेकवाइजर पेश किया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब चेकवाइजर अगर है तो फिर यही जाने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। चेक डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड ने चेकवाइजर नाम से इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट जो है वो लॉन्च किया हुआ है। चेक डिजिटल ने इंडिया का पहला एआई पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट लॉन्च किया हुआ है। चेकवाइजर नाम से ये लाइन याद कर लेना, चेकवाइजर आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चेकवाइजर बेसिकली करेगा क्या कि एआई के हेल्प से क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको रिस्पॉन्स करेगा। जैसे कि हम आप लोग चिट चैट करते हैं ना, जैसे आदमी ह्यूमन बीइंग जैसे चिट चैट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसी तरीके से वो रिस्पॉन्स करेगा। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन कंसिडर कर रहे हैं इसको, ठीक है। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द आईडीबीआई बैंक फॉर द 3 years स्टार्टिंग फॉर द 19th of March 2025, ठीक है। 19 मार्च 2025 से अगले 3 सालों के लिए आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये इसका क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा। और सही उत्तर जो हो जाएगा इसका राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राकेश शर्मा जी को आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में फिर से रीअपॉइंट किया गया है 19 मार्च 2025 से अगले कितने सालों के लिए, 3 years के लिए, बस इससे ज़्यादा और इसमें कुछ नहीं है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक। तो आज की क्लास जो है हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने 28 जनवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट कर लिया है। इससे अगली क्लास में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। हमारी आपकी मुलाकात अब अगली क्लास में होती है।